नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपका भी स्वागत है और स्वागत कर रहे हैं हर्ष कुमार जी का एक रिमोट लोकेशन से। और ये रिमोट लोकेशन अभी काफी समय तक रहेगी। रिमोट लोकेशन का पता हर्ष जी तो जानते हैं, अब जी आपको जी हम नहीं बता रहे फिलहाल, आप लोग गेस कीजिए। तो साहब हर्ष जी, स्वागत है आपका रिमोट लोकेशन से। जी, आपने अच्छा हुआ कि ये स्पष्ट कर दिया कि रिमोट लोकेशन पे आप हैं, मैं नहीं। लोग कहीं मेरे बारे में सोचेंगे तो संजय जी अब रिमोट हमने लोकेशन हमने पे हैं। हमने हमारी ऑडियंस पे ही छोड़ दिया भाई, आप ही पता करो ये रिमोट लोकेशन कौन सी है, बजाय कि हम बताएं। जी जी जी। तो ये लोग गेस करेंगे कि साहब की रिमोट लोकेशन कौन सी है, उसे लेकिन आप पहचानते हैं या आप देखते हैं। आप आप किसी भी रिमोट लोकेशन पर रहें तो जो गतिविधियां हैं भारत में चल रही हैं, जो उन पर जरूर गहरी नजर बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पे जो माई लॉर्ड है हमारे, उनके तेवर ठीक नहीं नजर आ रहे हैं सर। आप तो रिमोट लोकेशन पे निकल लिए और यहाँ माई लॉर्ड जो है वो उल, उलट का पुलट करने में लगे हुए हैं। मैं तो ये माय लॉर्ड जो है, इन्होंने धनंजय चंद्रचूड़ को बहुत अच्छा कहलवा दिया। जी 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 क्योंकि धनंजय चंद्रचूड़ ने बाकी कुछ और भी किया हो ना, इस तरह का पेटेंट बायस जो ये लोग दिखा रहे हैं ना, ये जो वर्तमान जो चीफ जस्टिस साहब दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं दिखाया कभी। जी और जो भी था उसका ठीक है, उनके कुछ पर्टिकुलर कुछ इंक्लिनेशंस थे, उनके कुछ आइडियाज थे, लेकिन वो सबके लिए कंसिस्टेंट थे। वो ये नहीं कि साहब कि मुसलमान आया हाँ तो उसको चढ़ा हाँ दिया और हिंदू आया तो उसको डाउन कर दिया, जिस तरह से इन्होंने किया है कि साहब की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आप क्लेम नहीं करेंगे। अच्छा, वक्फ एक्ट में उनको क्लेम करने से नहीं रोकेंगे। अजीबोगरीब मामला है। टेम्पल्स का मामला आया तो 12 साल पुरानी पिटीशन हाईकोर्ट भेज दी, और यहाँ का मामला आया तो कहा कि साहब 120 पिटीशन तो हम नहीं सुन सकते, और वो जो है उनको सबको यही सुन लिया जाएगा, बाकी डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी। अरे वाह भाई वाह, ऐसी तो मेरे ख्याल से नादिर शाह के जमाने में भी न्याय व्यवस्था नहीं नहीं रही होगी। वो अश्वनी उपाध्याय आप जी बड़ा बताइए। अच्छा कह रहे थे। अश्वनी उपाध्याय जी का मैंने कल एक वीडियो सुना, वो बड़ा अच्छा बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं जो है इस वक्त को लेके जो है गया था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और मेरे से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप तो बताओ कि आपका जो कोई निजी निजी हित इससे प्रभावित हो रहा है। कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने मेरे से पूछा था कि भाई इस मामले में कोई निजी हित प्रभावित हो रहा है। उसने कहा कि सर पीआईएल का तो मतलब ही होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये जनहित की याचिका है सर, मेरी हित की याचिका थोड़ी लेके आया हूं। तो उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट जाते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम हाई कोर्ट चले जाते हैं। फिर बताया कि उसने बहुत सारे लोगों ने अलग अलग हाई कोर्ट में इसमें रिट फाइल की। तो उन्होंने कहा कि ये जो वक्फ वाले गए इन्हें तो सीधे सुनने लगे आप, इनसे भी तो कहते कि भाई आप जाओ और हाई कोर्ट के थ्रू आओ, क्यों डायरेक्ट मेरे पास आ गए हो। बड़ी सही बात कह रहे थे सर, वो बिल्कुल अब सही है कि जो गुलामी की मानसिकता जो है वो दूर नहीं हुई है। आपको लगता है कि 1947 में लोग स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन ये एक तबका है जो तब भी गुलाम था, और गुलामों को स्वतंत्रता सौंप दी, लेकिन अपने जो पुराने जो इनके जो मास्टर्स थे, ये आज भी उनके प्रति वफादार है, लॉयल है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए सर, जिस तरह से पहले दिन वक्त पे शुरू हुई, कल को जो हमने सुना, आज का तो मुझे पता नहीं अभी डिटेल्स क्या आई हैं, लेकिन कल तो पहले दिन जिस तरह से 3 पॉइंट उन्होंने कर दिए थे, तो मैं तो पढ़ रहा था कहीं किसी साइट पे ही लिखा हुआ था कि वो 3 पॉइंट्स पे तो कल ही स्टे देने वाले थे पहले ही दिन संजीव खन्ना हाँ साहब के साहब 3 पे। वो तो ये जो सॉलिसिटर जनरल वगैरह सब ये अड़ गए कि सर कुछ तो समय दो, हम आज ही तो आपने हियरिंग शुरू की है और आज ही आप स्टे देने लगे, कुछ तो हमें समय दोगे नहीं अपना पक्ष रखने का। बताओ सर, हद है एकदम। ये व्यवस्था चलेगी नहीं अब लंबी। अब देश के ये समझिए कि जो संविधान के जो रक्षक हैं वही जब संविधान के भक्षक बन जाए, अब व्यवस्था जो है वो आप ये समझिए कि जिसको कहते हैं ना कि संविधान के अनुसार देश नहीं चल रहा, तो संविधान के अनुसार वाकई देश नहीं चल रहा, और उसका दायित्व ले रखा है माननीय उच्चतम न्यायालय ने। बहुत ही विचित्र स्थिति बना रखी है। बताइए, अब आप और समझिए कि आप सरकार कितनी भयभीत है सर। आप बताइए कि किरण रिजिजू कल कहीं बोल रहे थे
तो किसी ने सवाल पूछा उनसे कहीं मीडिया में, शायद वो केरल वगैरह कहीं साउथ के दौरे पे किरण रिजिजू आजकल हैं, तो उनसे किसी ने पूछा इस पे वक्फ वाले मामले पे, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे पूरी उम्मीद है कि जो न्यायपालिका है वो विधायिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसकी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। मतलब देश का अल्पसंख्यक मंत्री, पहले से ही उसे इस बात का डर है कि भाई आपके अगेंस्ट आने वाला है कुछ ना कुछ मामला, कुछ ना कुछ होने वाला है इसमें, तो वो प्रेशर पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है सरकार को कि भाई ऐसा मत करना, आप हमारे क्षेत्र में दखल मत दो, हम आपके में देंगे नहीं। और आपके में तो दखल आपने उन्होंने देने नहीं दी थी आपको, किरण रिजिजू को हटवा दिया था पिछले वाले सीजीआई ने, तो कहां कहां हिम्मत हो पा रही है साहब इनके खिलाफ कुछ कर पाने की किसी की। अरे रास्ते बहुत है, खाली ये है कि कब ये स्थिति आ जाए, क्योंकि मैंने आपको बताऊं कि मैंने आज नहीं बहुत पहले कहा था, जब सबसे पहले इन्होंने बीसीसीआई के कामकाज में दखल दिया था, तब मैंने कहा था कि आज ये बीसीसीआई के कामकाज में दखल दे रहे हैं और आप चुपचाप बैठे हो ये सोच के कि साहब ये इसमें हमारा क्या जा रहा है। ये आगे आगे बढ़ के किसी दिन आपके प्राइम मिनिस्टर के पार्लियामेंट के सबके काम में हस्तक्षेप करेंगे, तब आप क्या बिल्कुल कहोगे। वही हो रहा है। बिल्कुल सर, बीसीसीआई वाला तो बिल्कुल गलत था। जस्टिस लोढ़ा जो भी सिफारिशें करी सर, कोई पूछे आपसे, अरे भाई तुम्हारे से एक पैसा बीसीसीआई लेता नहीं है, सारा सेटअप अपने हिसाब से बनाया हुआ है, सारी व्यवस्थाएं उसकी अपनी है, आप किस हिसाब से उसे गाइड कर सकते हो। केवल ये देख लिया आपने सर, ये तो वक्फ वाला ही मामला, ये 3 वक्फ चल रहे हैं, ये बीसीसीआई को भी इन्होंने वक्फ बना दिया, ये जो नेशनल हेराल्ड है ये कांग्रेस वालों का वक्फ है, और एक वक्फ ये चल रहा है। ये तो सारे वक्फ ही हैं सर, तीनों को एक तरीके से देखो ना, फिर आपको इसको भी ऐसे ही मानना चाहिए। लेकिन मंदिर बाई यूजर नहीं हो सकता, वक्फ बाई यूजर हो सकता है। हाँ, चर्च बाई मंदिर यूजर भाई नहीं हो यूजर नहीं सकता, सकता। वक्फ बाई यूजर हो सकता है। वक्फ जहां चाहे वहां अपनी उंगली रख दे, वो उसकी हो जाएगी। कह रहे हैं कि साहब की जो उनकी क्लेम प्रॉपर्टीज है उनको अभी आप टच मत करिए। अरे भाई क्यों नहीं टच करेंगे, कानून बन गया, टच करेंगे। सर वो कानून को जस्ट स्टे आप, करने की ये नई परिपाटी आरंभ हुई है, और ये इसमें अधिक दिन नहीं हुए। हाँ, और सर मतलब कोर्ट खुद ये कह रही है कि बताइए 1500 कुछ में मस्जिद बनाई थी, उसके पेपर कहां से लाएंगे। अरे भाई हाँ जी। राम मंदिर के पेपर तुमने हमारे से पूछे, कृष्ण जन्मभूमि के सारे डॉक्यूमेंट आप हमारे से मांग रहे हो, हर जगह के तो डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हो, ये पूछ रहे हो कि रामलला कहाँ है, उन्हें पेश करो कोर्ट में। इस देश में तो यहां तक पूछा गया सर, बताओ। अरे और तो और साहब, आप ये देखें कि ना केवल उनसे वो पूछे जा रहे हैं उनके कि आप कागज दिखाइए। अब तो कह रहे हैं कि साहब आप कागज दिखाने का भी अवसर आपको नहीं देंगे। अब हाँ, कई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे तो ये कहा कि नहीं नहीं नहीं, कागज वागज की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आप अपनी जगह क्लेम कर ही नहीं सकते। आप क्लेम नहीं कर सकते, उनकी क्लेम जो है उसको आप रोक नहीं सकते। तो भाई इसको शरीयत कंट्री ही घोषित कर दो, और तो क्या बचा। बिल्कुल सही बात है सर। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरह से आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर किसी चीज को अगर आप सुनेंगे और इस तरीके की बात करेंगे। दरअसल होता क्या है कि सर मैंने एक चीज देखी है, हमारे देश में तो सिस्टम के खिलाफ बोलो, हिंदुओं को गाली दो, किसी भी बड़े मंच पे जाके देवी देवताओं का मजाक उड़ा दो, इसी से सर ये माना जाता है कि हाँ ये आदमी निष्पक्ष है, ये आदमी सेकुलर है, और ये बनने की सब कोशिश करते हैं। भाजपा वाले भी करते हैं भाई, भाजपा वाले भी तो सर यही कह रहे हैं अभी भी कि हमने तो गरीब मुसलमानों के हितों में बनाया है ये। आप एक शील्ड लेके क्यों चल रहे हैं शुरू में ही? आप ये कहो ना कि ये कानूनन रूप से गलत था, आप उसके बदले एक्सक्यूज क्यों दे रहे हो कि साहब हमने तो नहीं गरीब नहीं, मुसलमानों के भले वक्त में भाई काम किया। जो जो इश्यूज हैं उसके बारे में तो साफ करें, ये गलत था। आज भी कहा सॉलिसिटर जनरल ने कि साहब गांव के गांव इन लोगों ने क्लेम कर लिए वक्फ है, आप क्या बात करें, हाँ, इसको कैसे आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं। गांव के गांव क्लेम कर लिए। और दूसरा जो वक्फ आपने कहा साहब कि वो राहुल गांधी वाला, उस वक्फ का क्या हो रहा है। सर वो तो नेशनल हेराल्ड है इनका वक्फ, तो जहां पे भी नेशनल हेराल्ड ने हाथ रख दिया वहीं पे बिल्डिंग बन गई उसकी। और ये तो शुक्र है कि 77 में जो है वो मोरारजी देसाई की सरकार बन गई थी, पता नहीं नेशनल हेराल्ड कहाँ कहाँ तक पहुंच गया होता। वैसे मैंने तो कभी नेशनल हेराल्ड को अखबार को दिखते भी नहीं देखा। आपने सर कोई कॉपी देखी नेशनल हेराल्ड कैसा आता था?
मैंने तो देखिए, कभी देखा मैं नहीं। जब हाई स्कूल में पढ़ता था, हाँ, तब वो लखनऊ से छपता था और अच्छा। कभी-कभी उसकी कॉपीज़ देखने को मिल जाती थी। उस समय लखनऊ से 2 इंग्लिश के पेपर छपा करते थे, एक नेशनल हेरल्ड और दूसरा हुँ। पायोनियर। हाँ, पायनियर। नेशनल हेरल्ड को कोई नहीं पढ़ता था, पायोनियर पायनियर को तो बहुत सभी बिकता पढ़ते था। थे, पायोनियर को पायनियर हम तो भी बहुत पढ़े। बिकता था। और जब नया-नया अंग्रेज़ी सीखने का शौक चल रहा था, तो पायोनियर ही पढ़ा करते थे। हुँ। बाद में वहाँ पे एक नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका जो है, वो इलाहाबाद से छपती थी, अब जो प्रयागराज है, अच्छा। तो उसका भी बड़ा प्रचलन हुआ। हुँ। तो ये तो थी, लेकिन हेरल्ड का तो कुछ सुना नहीं कभी। हाँ, कभी-कभी दिख जाया करता था। हमने तो देखा नहीं है सर, आपने ज़रूर देखा होगा, नहीं, लेकिन मैंने तो इसलिए पायनियर। देखा कि वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ से छपता था, तो उसकी कभी-कभी हाँ। कॉपीज़ जो थी वो आ जाती थी सामने। हुँ, लेकिन वो चलता नहीं था, पायोनियर चलता था। हुँ। इसी तरह से इनका वो क्या है वो न नवजीवन छपता था और हाँ, दूसरा इधर नवजीवन की स्वतंत्र भारत छपता था। वेबसाइट देखी है मैंने, नवजीवन तो मैंने भी नहीं देखा। वेबसाइट आती है उसकी, तो वो नवजीवन की। नवजीवन की अपेक्षा स्वतंत्र भारत ही ज़्यादा चलता था। स्वतंत्र वो भारत तो भी था, लखनऊ का ही था। बाद में तो फिर वो अब अमर उजाला, दैनिक जागरण ये सब आ गए। हाँ, वो तो फिर तो 80s में उसके आए बाद सब। तो ये हाँ, स्वतंत्र भारत भी पीछे छूट गया। हाँ। तो ये स्थिति हुआ करती थी। अब जो है वो नेशनल हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ जो इन्होंने खूब बनाई थी, वो तो आज पढ़ रहा था मैं, कह रहे थे कि साहब कि सबसे पहले तो सरदार पटेल ने ही कहा था कि साहब देखिए ये महाराजा बड़ौदा को ब्लैकमेल किया जा रहा है नेशनल हेराल्ड के लिए। तो नेहरू जी से उन्होंने कहा, हुँ, सरदार पटेल ने, लेकिन नेहरू जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये हुँ। तो साहब बड़ी वक़्फ़ प्रॉपर्टी है, अब इसको भी टच कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो उनको रिलीफ़ मिलेगी लेकिन ही मिलेगी। नेहरू बात तो माननी पड़ेगी सर नेहरू की। उन्होंने जो है अंग्रेजों वाला फ़ॉर्मूला बढ़िया निकाला था। जैसे अंग्रेजों ने ये तय कर लिया था कि जितने भी हमारे कॉलोनियल कंट्रीज़ हैं, हर जगह उसने बीबीसी का ऐसा नेटवर्क का जाल बिछाया था कि अब तक भी मतलब उससे जाल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। रसिया-वसिया ने तो, जर्मनी वगैरह ने तो बंद कर दिया बीबीसी को। लेकिन नेहरू ने भी ये सोच लिया था कि यार मीडिया को अपने हाथ में रखना चाहिए, और देखिए अखबार शुरू कर दिया 37 में, 10 साल पहले आजादी से, जब पता भी नहीं था कितना दूर की सोच थी, और कहां तक चीजें सोच के नेहरू ने सारी चीजें प्लान कर रखी थी। उन्हें पता था कि कोई मीडिया है नहीं, ले दे के टाइम्स ऑफ इंडिया और बिरला जी का फिर हिंदुस्तान टाइम्स शुरू हुआ था, और कोई अखबार था नहीं यहाँ। तो उन्होंने सोचा कि यार ये अपने हाथ में ही रखो सारी कमान, और रही भी है। 77 तक तो सारा कब्जे में ही रहा है मीडिया इन लोगों के। 77 के समय ही तो थोड़ा सा कुछ मीडिया ने, पंजाब केसरी वगैरह इन लोगों ने लिखना शुरू किया इसके खिलाफ, वरना किसकी हिम्मत थी। और अभी भी ईडी की कार्रवाई हो गई है। अब बीच में तो ऐसा लग रहा था कि सुब्रमण्यम स्वामी ढीले पड़ गए। अब अचानक फिर से वो आए फॉर्म में। सुब्रमण्यम स्वामी को तो अब ये लग रहा है ना कि आपका वीडियो देख रहा था मैं, कि वो आपने बात सही कही कि भाई क्रेडिट लेने वाली जो बात है कि यार ये कहीं ऐसा हो कि मुझे क्रेडिट ना मिले, ऐसे समय में सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी से नाराज हुए हैं कि जो क्रेडिट लेने का मौका था कि साथ जयललिता के साथ जो किया वो सोनिया गांधी के साथ भी कर दूं, लेकिन हुँ। अब तो क्रेडिट अमित शाह को ही जाने वाला है इसका सारा का सारा, अगर कुछ होता है तो। इसमें क्या लग रहा है सर, इसमें आप हमें बताइए थोड़ा तकनीकी, पीएमएलए में क्या नहीं, होता है। तकनीकी रूप से तो ये देखिए ऐसा है कि जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है ना, वो सबसे तगड़ी एविडेंस होती है। फर्स्ट क्लास एविडेंस है वो। अब हम्म, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो सब इनके खिलाफ है ना, वो तो साफ दिख रहा है कि इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। अब वो फर्जीवाड़ा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में आएगा या नहीं आएगा, ये उनको प्रूव करना है कि वो क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनिशन में आता है। फर्जीवाड़ा तो स्पष्ट है भाई। 90 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने उसको 90 सॉरी आपने उसको 90 करोड़ का लोन दे दिया और वो 90 करोड़ के लोन वाली जो प्रॉपर्टी थी, वो 50 लाख रुपए में हथिया ली गई और वो 50 लाख भी बुक एंट्री है, उसका भी कोई अता-पता नहीं है कि वो 50 लाख भी गए उनके अकाउंट से या नहीं गए। लोग तो ये कह रहे हैं कि वो 50 लाख रुपए भी उन्होंने दिए नहीं। वो बस एक कह दिया मुंह जुबानी के भाई चलो ये बस वो इसके हो बदले गया में हो साहब गया। कि उनको और पूरा ट्रांज़ैक्शन वो पूरी की पूरी
जो कांग्रेस पार्टी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसकी प्रॉपर्टी थी, वो पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई। उसको पर्सनल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया। और सर वो प्रॉपर्टी आप ये देखें कि नेशनल हेराल्ड की जो बहादुर शाह जफर मार्ग पे बिल्डिंग है, आप कभी इधर से निकले हो तो इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, सबकी 3-4 बिल्डिंगें हैं सर। वो तो मेरे ख्याल में वो होगी 5-10 हजार करोड़ की बिल्डिंग। इतनी लाजवाब, बिल्कुल आईटीओ पे एकदम मेन जगह, बीचों बीच, इतनी शानदार बिल्डिंग है सर, गजब। और वहां मुंबई में जो इनकी है, वहां तो पता नहीं करोड़ों करोड़ों रुपए तो किराया उनका अब तक आ रहा था। ये भी बड़ा झटका है सर, जो किराया अभी रोक दिया है। ईडी ने कहा है कि किराया, जितने भी किराएदार हैं हमारे पास जमा करना। ये तो वरना पता नहीं किसके खाते में जा रहे थे, कांग्रेस के खाते में जा रहे थे या गांधी फैमिली के खाते में जा रहे थे। वो भी अरे, मना कर जो दिया। ओनर है उसी के तो खाते में जाएंगे ना। जब यंग इंडिया हाँ ओनर है तो यंग इंडिया के खाते में हाँ, जाएंगे। यंग इंडिया के यंग खाते में इंडिया जा की रहे होंगे। 99.9% शेयर होल्डिंग सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे ये क्या समझ लगता में है? नहीं आया सर, कपिल सिब्बल गांधी फैमिली के लिए इतना वरीड क्यों? राहुल गांधी ने कपिल सिब्बल को ये कह दिया, यहां तक कह दिया था कि जिन लोगों ने पार्टी का नमक खाया वो हमारे खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। नाम तो नहीं लिया था इनका, लेकिन जब ग्रुप 23 बना था उस समय ये बात उन्होंने साफ तौर पे कह दी थी। और अब ये कह रहे हैं, कपिल सिब्बल बयान दे रहे हैं मीडिया के सामने कि ये जो है कांग्रेस पार्टी को दिवालिया करने की प्लान है। मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि बिल्कुल भी जो है एक भी पैसा पार्टी के पास ना रहे, वो चुनाव लड़ने लायक। कपिल सिब्बल को बड़ी चिंता है। अब कपिल सिब्बल तो साहब पुराने चावल हैं, उनको क्यों ना चिंता हो। नहीं सर, उनके कपिल पास तो अब सिब्बल केस ही नहीं है सारे। अभिषेक मनु सिंह भी लड़ता है कांग्रेस वालों के केस, वो क्यों फिक्र कर रहे हैं? वो जाए वक्फ वाला मामला उसी में लड़े, इसमें क्यों कांग्रेस वाले में क्यों टांग घुसा रहे ऐसे जितने हैं? भी इंपॉर्टेंट केस होते हैं दोनों लड़ते हैं, उसमें दोनों एक तरफ रहते हैं। अभिषेक मनु सिंह भी लड़ेंगे उनका वो वाला केस। तो अभिषेक मनु सिंह भी तो कल परसों वो दे रहे थे बाइट मीडिया वालों को कि ये गलत है, कुछ नहीं है इसमें, ईडी वाले मामले में फलाना है ढिमकाना है। तो मैंने तो ट्वीट भी करा था, मैं कहा भाई वकील साहब वहां जाके देना आप, जी रहे यहाँ क्यों कर रहे हो लोगों के सामने? अब जब कोर्ट में आएगा मामला वहां पे करना। अगर कुछ नहीं है तो उसको क्वाश करवाने के लिए आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने क्वाश करने से मना कर दिया। उसके बाद आप इस केस को क्वाश करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, लेट इन्वेस्टिगेशंस कंटिन्यू। तो वो इन्वेस्टिगेशंस कंटिन्यूड है। उस इन्वेस्टिगेशन में फिर बीच में ईडी जुड़ जाती है और ईडी जो है वो पाती है कि हाँ साहब, यहाँ पर अमानत में खयानत हुई है, खुर्द-बुर्द किया गया है माल। तो वो खुर्द-बुर्द माल के संज्ञान लेके और आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देती है। अब यदि कोई पुराने ज़माने की बात होती, तो यदि इतना गंभीर आरोप लगता, तो व्यक्ति को न केवल पार्टी, पूरी राजनीति छोड़नी पड़ती। लेकिन आजकल का तो मामला अलग है। जितने अधिक आरोप लगे, उतने ही आप सफल राजनीतिज्ञ। लेकिन एक एक चीज और भी दिलचस्प हो रही है सर इस समय, कि ये वाला तो ईडी वाला मामला, नेशनल हेराल्ड वाला तो आ ही गया, इसमें तो चार्जशीट हो ही गई। रॉबर्ट वाड्रा भी 3 दिन से लगातार पूछताछ पे आ रहा है। लगता है मतलब एक साथ ही पूरी गांधी फैमिली पे समय खराब आ गया है सर। और सस्पेक्ट कर रहे हैं लोग कि रॉबर्ट वाड्रा को शायद इसमें क्या अरेस्ट कर पीछे लें। पीछे क्या थिंकिंग हो सकती है? अचानक हीट अप करने का क्या चाहते हैं? पता नहीं सर, समझ में नहीं आया मुझे तो। अब या तो जो सारी चीजें चल रही हैं, वक्फ वाद को लेके जो माहौल बना रहे हैं, और जो राहुल गांधी जगह जगह घूम रहे हैं। अभी गुजरात में राहुल गांधी अभी 2 या 3 बार हुआ है 1 महीने के अंदर। अभी तो वहां सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी, और अभी वो फिर दोबारा होके आए हैं वहां पे। कल कल भी वही बोल रहे थे राहुल गांधी, वहां पे कह रहे थे कि हमने सारे टिकटों के अधिकार भी जो है जिला अध्यक्षों को दे दिए हैं। और हमें जो सबसे बड़े नेता मिले थे वो गुजरात से मिले थे, कि साहब गांधी जी गुजरात के थे, सरदार पटेल गुजरात के थे। तो गुजरात अगर हम नहीं जीत पाएंगे तो कुछ भी संभव नहीं है। अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है तो गुजरात से करना है। तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तो कुछ चीजें पकड़ी हैं। देखिए वो तो उधर अब तक तो सीधे नाम नहीं लेती थी, अब तो ममता बनर्जी सीधे अमित शाह का नाम लेके कह रही है सर। कल इमामों का सम्मेलन कराया ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष बोस इंडोर स्टेडियम में, और उसमें साफ तौर पे कहा कि मोदी जी अमित शाह को संभाल लो।
ये अमित शाह जो है हमारे राज्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं और बाहर के लोगों को भेज के यहाँ दंगा फसाद करा रहे हैं, इन्हें रोक लो आप। अच्छा, दंगा हाँ, फसाद नाम भी लिया कर रहे बाकायदा, अमित शाह कहा उसने, सीधा नाम लेके बोली है कि आप इन्हें संभाल लो, और अमित शाह का नाम लेके ये भी कहा कि कुछ भी हो जाए आप सोच रहे होगे कि आप पीएम बन जाओगे, आप पीएम नहीं बन पाओगे। जब मोदी जी कुर्सी से हटेंगे तो आप सोच रहे हो कि आपको पीएम बनने का मौका मिलेगा, पीएम नहीं बन पाओगे। बड़ा डायरेक्ट अमित शाह पे अटैक किया उसने। तो ममता बनर्जी ने तो योगी आदित्यनाथ के विरोध में भी बोला है। हाँ, लेकिन ये जो अभी 2-3 घटनाएं हो गई नहीं, ये जो मुर्शिदाबाद वाली घटना हुई है, इसके बारे में ममता बनर्जी ने ये बनाया है कि भाई इसमें कुछ लोग आए थे जो बीएसएफ के कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि बीएसएफ लगवा दी थी वहां पे हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुर्शिदाबाद में। तो वो कह रही कि दंगे फसाद में बीएसएफ की वर्दी पहने हुए कुछ लोग आए थे और उसने एसआईटी बनाई है कि मैं बीएसएफ की भूमिका इसमें क्या है। और दूसरा वो ये कह रही है कि एएनआई ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में ये लिखा हुआ था कि ये जो हिंसा हुई है यहाँ पे, इसमें एमएचए के सूत्रों का ये कहना है कि इसमें बांग्लादेशियों का भी हाथ हो सकता है, बांग्लादेश से आए हुए लोगों का भी हाथ हो सकता है। तो अगर बांग्लादेश से लोग आए हैं तो बॉर्डर क्रॉस करके आए होंगे, बॉर्डर की जिम्मेदारी तो बीएसएफ के पास है और बीएसएफ अमित शाह के पास है। तो ममता बनर्जी ये कह रही है कि बीएसएफ की भूमिका भी जांच होनी चाहिए। और एक अजीब तर्क दिया उसने, वो ये कह रही है ममता बनर्जी कि साहब बांग्लादेश अशांत चल रहा था, उसके बाद आपको वक्फ लाने की क्या जल्दी थी? बताइए साहब, बांग्लादेश अशांत चल रहा है उससे हमें क्या मतलब है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है? वो उसका इंटरनल मैटर है। हम अपना काम रोक के बैठ जाए कि बांग्लादेश कब शांत होगा, जब हमारी संसद बिल पास करेगी। वैसे बांग्लादेश में भी भारत के वक्फ हटाने के विरोध में आंदोलन आरंभ हो गया ममता वो बनर्जी तो के इस होता रहे, कथन के उपरांत। हाँ वो तो होता ही रहेगा, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। लेकिन सर हम मतलब बांग्लादेश से डर जाएं कि बांग्लादेश शांत होगा उसके बाद हम पार्लियामेंट से कोई ऐसा कानून लाएं जिससे मुसलमान परेशान ना हो। लेकिन ये बात उसमें कही थी सॉलिसिटर जनरल ने कल कि साहब कोर्ट के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए हिंसा कराई जा रही है पश्चिम बंगाल में और कई जगह पे, ये बात कही है सॉलिसिटर जनरल ने कि साहब अदालत पे दबाव बनाने के लिए क्या जाए। अब इसके पता नहीं इसके बारे में हमारे सीजीआई साहब ने क्या टिप्पणी की है, हमें पता नहीं कि इस बात को क्या कैसे मान रहे हैं कि साहब जो हिंसा हो रही है। सीजेआई साहब और ये जो है ना पूरा, मेरे को तो यदि जुडिशरी जो है वो इस तरह से बिहेव करने लगेगी तो फिर तो वो जुडिशियल डिक्टेटरशिप होगी। अब जो भी डिक्टेटर होता है, अभी मैंने जो पहले आपको कहा था कि जो भी डिक्टेटर होता है वो फिर बाहुबल के आधार पर राज्य करता है। डिक्टेटरशिप हमेशा बाहुबल के आधार पर चली है। आपके पास कौन सा बाहुबल है जिससे आप ये डिक्टेटरशिप चला लेंगे? जिनके पास बाहुबल है सर उन्हें बाहुबल दिखाना पड़ेगा ना, फिर जिनके दिखाना पास पड़ेगा। बाहुबल है वो ये तो दिखाएं। आप जगदीप धनखड़ ने आज कहा ही है, सुना होगा आपने। नहीं मैंने नहीं सुना सर, क्या कहा जगदीप वाइस धनखड़ ने? वाइस प्रेसिडेंट ने तो साफ साफ बोला ना कि ये जो हो रहा है, ये एक नरीमन तो ने एक अपने घर पे एक वार्ता बुलाई और वहां पर कुछ बात करी, रोहिंटन नरीमन। जगदीप और धनखड़ वहां खुल पर के कहा कि बोलते रहे साहब हैं इस कि ये बात पे। बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा डॉक्ट्रिन था, जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो जुडिशरी ने दिया, उसके कारण ये देश बचा हुआ है, वरना जलियांवाला बाग होता जगह जगह पर। बताओ, जगदीप धनखड़ तो वैसे कई बार जो है खुल के बोलते रहे हैं। उन्होंने तो पार्लियामेंट के अंदर भी बोला है, बाहर भी बोला है, इस तरह की बातें वो कई बार कह चुके हैं जगदीप धनखड़। इस बारे में एनजेएसी लाया जाना चाहिए, इसके बारे में भी जगदीप धनखड़ कई बार बोल चुके हैं, क्योंकि वकील है वो भी बाय प्रोफेशन, तो जानते हैं इन सब चीजों को, क्या किस तरह से किस लेवल पे चल रही हैं सारी की सारी चीजें। तो जगदीप धनखड़ तो अक्सर बोलते रहते हैं, लेकिन क्या करें, वो उनके उनके बोलने से कुछ नहीं होता ना, जो करने वाले हैं ना उन्हें कुछ करना होगा ना, तरीके लेकिन यदि ढूंढने देश को पड़ेंगे ना। बचाना है, यदि सरकार को, तो उसे ये जो गुडी गुडी वाली इमेज के चक्कर में जो पड़े हुए हैं वो तो छोड़नी ही पड़ेगी। उनको ट्रंप की तरह सामने आना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ट्रंप ने देखिए साहब हार्वर्ड का बजट रोक दिया, उसने कहा कि अच्छा, मेरे उसको हिसाब कोई से आप। परवाह परवाह नहीं है। वो जो भी काम करता है उसके खिलाफ 100 सूट दायर हो जाते हैं, 10 स्टे लग जाते हैं, कुछ नहीं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुकता।
उसको हाँ। किसी ना तो किसी स्टे को मानता है, ना कोई और किसी चीज़ को मानता है, वो अपना काम बिल्कुल उसी तरह से करता रहता है, जो उसने दिया हुआ है टास्क। वो तो है ही। वो कौन सी कोर्ट ने दे तो दिया था कि वो जो कहाँ के नागरिक भेजे जा रहे थे, वो जो पकड़े गए थे इलीगल रह रहे थे, एक किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई स्टे दे दिया। उसने कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्टे देने से थोड़े ही देश के हित के मामले रुकेंगे, भर के प्लेन में उनको छोड़ के आओ वहीं पे इक्वाडोर, और वो हाँ, कहाँ छोड़ के आए थे। उसमें तो वो कोलंबिया शायद मानते था। नहीं। ये बड़ा डिसीजन दिया है सर उसने। ये जो हार्वर्ड वाला है, इसका $2 बिलियन का वो रोका है इसका बजट। उसने कुछ कहा था कि हमारे हिसाब से आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी और ये लिस्ट हमें बना के दो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हुँ, से। उन्होंने हुँ। दी नहीं। वो वहां के जेएनयू है, उन्होंने दी नहीं है। उन्होंने कहा कि देते नहीं हो तो ठीक है, तुम्हारा बजट रोकता हूं, जाओ बाढ़ में तुम। बट फ्रंट पेज पे स्टोरी छपी है सब अखबारों में, यहाँ भी इंडिया में भी। बहुत महत्वपूर्ण कल कल की खबर है ये। इस तरीके से करना पड़ेगा सर। बिल्कुल, ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। कर रहे हैं ना योगी जी? योगी जी रुके क्या? सर योगी जी उनको कोई अदालत रोक की पाई क्या? योगी जी की सीमाएं हैं बेचारे, वो वहां यूपी से बाहर और क्या कर सकते हैं सर। उनकी तो मैं कह रहा हूँ लिमिटेशंस उत्तर है ना। प्रदेश में भी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, दुनिया भर की और ताकतों ने उनको रोकने का प्रयास किया, रोक पाए क्या? हाँ नहीं, कानूनी रूप से तो वो अपने आप को मजबूत करके ही चलते हैं, सारे रास्ते निकाल के चलते हैं। और उसमें तुर्रा ये कि साहब कि पिछले हफ्ते भर में 2 बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि साहब कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है। अब आप तो उत्तर हाँ, प्रदेश के ही हैं, आप बताएँ मुझको, कोलैप्स हो गया? बुलडोजर वाले मामले में भी ऐसे ही कहा था कि ये बुलडोजर जो चल रहा है। तो उसे तो योगी जी ने तो बिल्कुल उसे सही प्रूव कर दिया। योगी का काम, उनका काम दूसरे तरीके का है सर। वो काउंटर में जाते हैं ना कि साहब आपने ठीक है पथराव कर दिया, कोई बात नहीं, वहां से पथराव में जो ईंटें आई उसकी उठा के मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बना दी। तो हुँ, योगी जी इस तरीके का काम करते हैं ना कि साहब हम तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए पुलिस को मजबूत कर रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल रूम खोल दिया उस मस्जिद के सामने संभल में। योगी जी का तरीका दूसरा है सर काम करने का। योगी जी वाला तरीका इन्हें कहीं ना कहीं तो अपनाना पड़ेगा सर, वरना सब ऐसे ही करते रहेंगे। ये आप ये भी तो पूछे ना कोई कि साहब ये वो कौन है जावेद अली, वो जो इनके सांसद हैं जो उसमें गए हैं, ओवैसी, इमरान मसूद, ये सारे के सारे जो वो डाल रहे हैं वक्त के खिलाफ रिट, इनसे पूछो तुमने वक्त में कौन सी प्रॉपर्टी दे रखी है, तुम्हारा कौन सा स्टेक उस पर दांव पे लगा हुआ है, कोई पूछे ना इनसे। बिल्कुल। हाँ, लेकिन आपके राजदीप जी तो बड़े प्रसन्न हुए थे कल, आपने देखा था आपके मित्र, पुराने मित्र। नहीं वो तो और सर ये आपके प्रसन्न हो। आज तक वालों का क्या चल रहा है सर? रहेंगे जाएंगे क्या है? पता नहीं सर क्या चल रहा है, वो तो मामला ऐसे ही चल रहा है वहाँ। वो भी तो वो आज तक से वो शिव अरूर ने ही ज्वाइन किया है, उसका भी कोई शो वो तो अभी शुरू हुआ नहीं वहाँ पे। रील्स वगैरह बना रहा है वो। बाकी राहुल कंवल तो अभी शो कर रहा है यहीं आज तक में ही। पता नहीं क्या हम्म, उसका टाइमिंग क्या फिक्स हुआ, कुछ एग्रीमेंट वगैरह हुआ नहीं है, क्या चल रहा है। मीडिया में काफी उथल पुथल चल रही है, और एनडीटीवी का भी ऐसे ही चल रहा है। वहां से भी बहुत अभी पुराने लोग रिजाइन कर रहे हैं। वो आरपीएन सिंह की वाइफ थी सोनिया, उसका इस्तीफा हुआ है, मैनेजिंग एडिटर थी, उसने छोड़ दिया है। मैं तो अपने वीडियो में बनाया था, उसमें मैंने कहा भी था कि भाई आरपीएन सिंह ने तो बदल ली पार्टी। सोनिया सिंह को पार्टी बदलने में क्यों देर लग रही है। तो अब उनकी आपने कहानी देखो, का आरपीएन सिंह जो है वो कुर्मी राजा है। वो हाँ जो जी हाँ। वहाँ पे एक सैंथवार कम्युनिटी होती है जो कुर्मियों की हाँ उपशाखा मानी जाती है। जी। हालांकि अब वो सैंथवार अपने आप को इंडिपेंडेंट बोलते हैं, लेकिन आप देखें जो अंग्रेजों का सेंसस हुआ था तो उसमें वो कुर्मियों की उपशाखा मान के सैंथवार को लाया गया था। तो ये सैंथवार वंश के राजा हैं यहाँ के। हम्म। अब बताइए, सैंथवार वंश जो है यानी कि कुर्मी भी चले गए छोड़ के कांग्रेस को। बहुत सारे लोग उनको राजपूत समझते रहे। अब आप ये देखिए, कुर्मियों का राज है यहाँ पर यादवों का राज है, यहाँ पर डोम राजा भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अत्याचार जो है वो कहते हैं कि साहब की खाली अपर कास्ट ने किए। हम्म।
बिल्कुल। राहुल गांधी तो साफ कह रहे हैं। राहुल गांधी बस यही कहना बाकी है कि हमें, राहुल गांधी को सिर्फ ये कहना बाकी है कि हमें बढ़िया ब्राह्मणों की वोट नहीं चाहिए। बस इतना कहना बाकी रह गया, बाकी सब कुछ राहुल गांधी कह चुका है। बढ़िया ब्राह्मण हालांकि ठाकुर किसी के नहीं चाहिए ना, ठाकुरों को हाँ, किसी का नहीं चाहिए। वो तो कह रहा है कि हमें ये 15% लोग हैं, ये लोग, यही लोग सारी कंपनियां चला रहे हैं, यही सारे लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं और इनका बुरा हाल है। तो राहुल गांधी तो साफ तौर पे यही कहते हुए घूम रहा है। ये नहीं बिल्कुल तो वो स्पेल आउट अलग भी तो नहीं तरीके। कर रहा, वो प्रोग्राम भी तो नहीं बता रहा कि किस तरह से लोगों से कंपनियां छीनेगा और छीनने के बाद कैसे चलाएगा। किसी ने उससे पूछा था कि क्या आप इनको सबको नेशनलाइज करोगे, तो वो चौंक गया कि ये नेशनलाइज क्या होता है। विकल्प विकल्प कुछ नहीं है, वो तो केवल हमले की राजनीति। कल देखे, कल उसने कितनी बड़ी बात कही, बड़ा मतलब हंसी भी आती है सुन के। वो कल गुजरात में बोल रहा था, वहां कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था कि हम जिला अध्यक्षों को अधिकार देंगे कि आप टिकट विकट आप ही बांटना। तो उसमें कहते हैं कि देखिए मोदी जी, सारे बिजनेस कारोबार तो दे रहे हैं दो ही लोगों को, आप ही के क्षेत्र के हैं, गुजरात के ही हैं, अंबानी अडानी। अब आप ये बताइए कि अगर किसी स्टेट के दो कारोबारी इतने सक्सेसफुल है कि वो इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर वर्ल्ड लेवल पर जो है कारोबार में टक्कर दे रहे हैं दूसरे बिजनेसमैन को, तो इसके लिए क्या गुजरात वालों को शर्मिंदा होना चाहिए या उन्हें गर्व महसूस करना चाहिए कि भाई दो गुजराती इतने बड़े तरक्की कर गए? ये कोई शर्मिंदगी की बात है क्या? ऐसी ऐसी बातें राहुल गांधी कहता है सर। नहीं तो उनका प्रिस्क्रिप्शन क्या है, ये हम जानना चाहते हैं हमेशा कि आप क्या सर, कहना क्या प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन के बारे में तो मैं तो हमेशा से यही कहता हूं कि अगर अंबानी अडानी से इतनी परेशानी है तो राहुल गांधी को कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें यह लिखवाना चाहिए साफ तौर से कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो अंबानी और अडानी के सारे धंधे बंद करा देंगे। लिखे वो, अगर हिम्मत है तो। और ये कह दे कि अपने जो जिन स्टेट्स में हमारी सरकार होगी वहां इन्हें हम बिजनेस नहीं करने देंगे। कहे तेलंगाना और बिजनेस तो कर्नाटक से सबसे हटवा। सबसे पहले आपके तेलंगाना वाले ने इसको उनको बुलाया था। सारों ने बुलाया था सर, अशोक गहलोत ने भी बुलाया था अडानी को, आप याद करो, चुनाव से पहले अशोक गहलोत के साल यहाँ भर में। तो स्पेशल पूरा जो आपका बिजली के जो यहाँ संयंत्र लगे हुए हैं उनके लिए कोल सप्लाई करने का पूरा ठेका अडानी के पास ही था। तो उसने उसमें कहे ना अपने घोषणा पत्र में कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम अंबानी अडानी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हिम्मत तो है नहीं कहने की। इस तरह से हिट एंड रन वाली बात है उसकी तो, कि मुझे करना कुछ नहीं है, ना मैं करने के लायक कुछ बन पाऊंगा मुझे पता है, लेकिन कह तो मैं कुछ भी सकता हूं। लेकिन सर ये जो, अगर इसमें कुछ हो गया ना नेशनल हेराल्ड वाले मामले में, तो फिर ये कहना वहना भी भूल जाएगा। अभी तक इसे गलतफहमी है कि भाई तेरे पर हाथ नहीं डालेंगे। वो गलतफहमी इसकी दूर होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारा कोई वीडियो जो है वो अमित शाह और मोदी ने देख लिया, जिसमें हम लगातार कहते हैं कि साहब जब तक एक बार अंदर नहीं डालोगे इन्हें तो ये मानेंगे नहीं। देखिए ना, अरविंद केजरीवाल अंदर गया, सरकार भी गई, सब कुछ खत्म हो गया, आम आदमी पार्टी को कोई पूछ ही नहीं रहा है। ये पोजीशन हो जाएगी इनकी। तो अंबानी अडानी इन सब के कहने से कुछ नहीं होता है, अपना हिसाब किताब देखना चाहिए इनको। हाँ, ये तो बात सही है। अडानी अंबानी के कहने से क्या है, इनका अपना हिसाब, लेकिन इनका हिसाब है नहीं ना। बंगाल पे ये चुप है, आपने कुछ अधीर रंजन चौधरी चिल्ला रहा है अकेला खड़ा हुआ, हाँ। अधीर उसको ये रंजन सपोर्ट चौधरी नहीं तो करते, बेसिकली खुद ममता चुप रहते बनर्जी के हैं। खिलाफ है। अधीर रंजन चौधरी तो बेसिकली ममता बनर्जी के खिलाफ है। उसने तो ये भी कहा कि मुझे हरवाने के लिए जो है यूसुफ पठान को लाई थी ममता बनर्जी, और यूसुफ पठान जो है मुर्शिदाबाद जल रहा है और वो बैठ के मजे से चाय पी रहा है कहीं विदेश में। ये क्या है? ये तो है, वो तो समस्याएं तो हैं बहुत बड़ी बड़ी। और आपके साथ में बाकी स्थानों पर भी इनकी स्थिति खराब ही चल रही है। अब अध्यक्ष कौन नया बनेगा इसके ऊपर बताइए आप। अध्यक्ष की तो सर कल परसों से चर्चाएं चल ही रही है कि मीटिंग हुई है और ये राष्ट्रपति से मिलने गए थे मोदी जी। तो मेरे ख्याल में मुझे तो यही लगा कि शायद कैबिनेट वगैरह में कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि अगर कोई बीजेपी का अध्यक्ष बन रहा है नया, तो चर्चा यही है कि कोई कैबिनेट में से ही बनेगा। जैसे धर्मेंद्र अच्छा। प्रधान, खट्टर, हम्म, या फिर भूपेंद्र यादव, इन सब हम्म, लोगों के नाम चल रहे हैं, तो चेंज किया जाएगा।
और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अन्नामलई को भी सेंटर में लाया जा रहा है, अन्नामलई को शायद मंत्री बना दें। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो होगा अभी, लेकिन इनका तो यही है, इतना काफी समय से चल रहा है। कभी कह रहे थे कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा, अब कहने लगेंगे 20 अप्रैल के बाद होगा। रोजाना की तरह तरह की चर्चाएं। इसमें तो सर अब अटकल लगाना हमने भी बंद कर दिया है, क्योंकि इसमें इतनी अटकलें लग चुकी हैं इसमें कि पार्टी अपनी तरफ से ही कुछ क्लियर करेगी तो वो होगा। लेकिन सर कोई भी बन जाए, ये सब बेकार की बातें हैं। काम तो फिर भी मोदी अमित शाह को ही करना है। हाँ, काम मोदी अमित शाह को करना है, लेकिन उनको भी जो है थोड़ा सा मॉडल थोड़ा सा बदलना चाहिए कि थोड़ा जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको थोड़ी सी फ्रीडम मिले। आज की हाँ डेट में तो कई सारे चीफ मिनिस्टर्स वो बिल्कुल डमी की तरह एक्ट कर रहे हैं। हाँ सर, वो समय लगता है उसमें, हर आदमी योगी जी नहीं होता ना, वो समय लगेगा। वो सब नए, अभी सब नए नए बने, कोई 1 साल से बना, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, ज्यादा समय हुआ नहीं उन लोगों को, तो वो समझेंगे वक्त के साथ साथ। और सर एक अपना एक ऑरा भी होता है, एक अपनी पर्सनैलिटी भी है। योगी जी की पर्सनैलिटी जो है वो फॉलोअर टाइप की है नहीं, वो फ्रंट पे जाके लीड करने वाले की उनकी छवि है अपनी। तो योगी जी अपने हिसाब से डिसीजन भी लेते हैं। और 2022 वाला जो टर्म उनका शुरू हुआ है योगी जी का, इसके बाद से तो योगी जी एक दूसरा योगी है। वो एक योगी 17 से 12 के बीच, 22 के बीच वाले थे, 22 के बाद वाले जो योगी जी हैं ये डिफरेंट हैं बिल्कुल। तो बाकी मुख्यमंत्रियों को समय लगेगा वहां तक पहुंचने में। मैं कह रहा हूँ असली मजा तो नीतीश कुमार ले रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो होर्डिंग लगवा दिए हैं बिहार में कि 25 से 30 फिर नीतीश। मैंने देखा किसी ने आज सोशल मीडिया पे डाला हुआ है कि वहां जेडीयू का जो कार्यालय है उस पर लिख दिया गया है, तीर का निशान लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है 25 से 30 फिर नीतीश। ये बना दिया अबे तो 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 वो तो हालांकि वो लोग कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति जो है वो गड़बड़ा चुकी है। वो गजनी हो गए हैं वो सब, गजनी कई का बार एक हो भूल गया। जाते हैं, उनको भूलने की बीमारी हो गई। हाँ सर, वो गजनी हो गए, बताते नहीं हम तो, पत्रकार लोग उन्हें गजनी कहने लगे आजकल यहाँ अच्छा। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। जी, ऐसा ही हो गया है उनका काम। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से ग्रसित हो गए। जी। और आगे दिल्ली की सरकार कैसी चल रही है साहब? दिल्ली की सरकार सर बढ़िया चल रही है, दिल्ली में काम ठीक ठाक हो रहा है, अच्छा चल रहा है दिल्ली में। और एक्टिविटीज बढ़िया हैं अभी, जैसे ये इस प्राइवेट स्कूल्स में फीस हाइक वगैरह का जो मामला है उसे लेके काफी स्ट्रॉन्ग वो लिया है इन्होंने थोड़ा सा। और कुछ स्कूल को तो धमका भी दिया कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे आप इस तरीके से अगर पैसे फीस बढ़ाओगे। तो ठीक ठाक चल रहा है दिल्ली में। तो अभी दिल्ली में कोई समस्या ऐसी नजर नहीं आ रही। और अरविंद केजरीवाल पूरे सीन से गायब है सर, मेन चीज ये है। अरविंद केजरीवाल का पता ही नहीं है कि वो दिल्ली में है, पंजाब में है, कहाँ है। पूरे सिनेरियो से अरविंद केजरीवाल का नाम साफ है। देखिए वक्त वक्त की बात है, कैसे चीजें बदलती है कि अरविंद केजरीवाल कल तक क्या थे और 2 महीने के अंदर ही ऐसी सीन बदला। अरविंद केजरीवाल राजनीतिक परिदृश्य से ही गायब हैं। नेशनल लीडरशिप में तो कहीं आम आदमी पार्टी की कोई से ही नहीं रह गई है। या तो अखिलेश यादव कुछ बोलते हैं, या ममता बनर्जी, या फिर राहुल गांधी। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल एकदम सीन से बाहर हो गए। ये हालत है अरविंद केजरीवाल। हाँ, अरविंद केजरीवाल अब आतिशी ही जो कुछ है वो संभाल पा रही है तो बस पा रही है, बाकी तो कुछ दम दिख नहीं रहा। हमारे शरद जी जो है वो तो बिल्कुल नेपथ्य में चले गए, और भगवंत मान जो है वो बिल्कुल आगे आ गए। अरविंद केजरीवाल अब मुझे लग रहा है कि इसी का इंतजार कर रहे हैं। एक तो लुधियाना वाला बाईपोल हो, उसको ये डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, उसकी अभी डेट नहीं दे रहे हैं, ये चुनाव ही लेट कर रहे हैं वहां का। और उस बाईपोल का क्या रिजल्ट रहता है ये भी है। राज्यसभा की एक सीट खाली होगी, उसे लेके सवाल है। वैसे तो मैं तो कह रहा हूँ, और मनीष सिसोदिया लगातार हर भजन वो भगवंत मान के साथ साथ हर तस्वीर में नजर आने लगे। अब तो पंजाब में कोई भी कार्यक्रम में भगवंत मान जाते हैं तो वहां पे मनीष सिसोदिया साथ में खड़े हुए हैं। तो वो अपना जासूस लगा दिया है केजरीवाल ने भगवंत मान के पीछे। तो यही सब अब मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल
आम आदमी पार्टी अब इस समय इंटरनल पॉलिटिक्स से ज्यादा जूझ रही है, उसके सामने समस्या इंटरनल ज्यादा हो गई है, क्योंकि कई लोग हार के चुनाव, उन्हें एडजस्ट करना है। सत्येंद्र जैन परेशान है, सौरभ भारद्वाज परेशान है, ये सारे हार गए ना, इन सब लोगों को भी एडजस्ट करना है, क्या करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल इंटरनल जो दिक्कतें पैदा हुई हैं पार्टी में, उसको लेके ज्यादा चिंतित है। सही है। तो चलिए, बड़े रोचक प्रसंग है, आगे इनको और फॉलो करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।